हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ रहे थे हमारी फर्स्ट यूनिट फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स, और ये फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स के ऊपर हमारा लेक्चर नंबर है सेकंड। तो आइए करते हैं स्टार्ट। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर हम फंडामेंटल फोर्सेज के बारे में पढ़ रहे थे, और हमने फंडामेंटल फोर्सेज के अंदर 4 टाइप के फोर्स बताए थे: ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और आपका फोर्थ था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। हमने पढ़ लिया था ग्रेविटेशनल फोर्स, और आज हम पढ़ रहे हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो आज हमारा जो सेकंड फोर्स होता है फंडामेंटल फोर्स, वो कौन सा होता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्या होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स? क्या होता है? इट इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द particles of short lifetime। क्या होता है कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो ऐसे पार्टिकल्स के बीच में लगता है जिसके लिए जो लाइफ टाइम है वो क्या है? शॉर्ट है, यानी जो थोड़े ही टाइम के लिए बनते हैं और उसके बाद खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ऐसे पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा वो वीक न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है। कैसे? एग्जाम्पल लेता हूं मैं। आपने सुना है बीटा डीके। बीटा डीके क्या होता है? आप 12th के अंदर जाके एक यूनिट पढ़ोगे, 8th यूनिट है एटम एंड न्यूक्लियाई। उसके अंदर हम एक रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हैं। रेडियो एक्टिविटी एक फिनोमिना होता है जिसके अंदर जो कोई भी बॉडी है वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करती है? पार्टिकल्स को एमिट करती है, अल्फा, बीटा और गामा। आपने सुने भी हैं तीनों टाइप के पार्टिकल, अल्फा, बीटा और गामा। जो अल्फा होता है वो क्या होता है? हीलियम का न्यूक्लियस होता है। जो बीटा पार्टिकल होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। और जो गामा होता है वो क्या होता है? फोटॉन्स होते हैं। वो क्या होते हैं? फोटॉन्स। अब हम बीटा डीके, यानी जब बीटा पार्टिकल बाहर निकलता है तो क्या होता है? बीटा पार्टिकल कब निकलता है बाहर? आप बीटा डीके के अंदर एक बात पढ़ते हैं क्या, कि जब जो न्यूट्रॉन है इनसाइड द न्यूक्लियस, वो कन्वर्टेड हो जाता है किसके अंदर? प्रोटॉन के अंदर और इलेक्ट्रॉन के अंदर। किसके अंदर? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर। और ये जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, यानी जो बीटा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं, उन सब की जो एनर्जी है वो क्या होती है? सेम होती है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट बार बार करके देखा गया तो ये फाइंड आउट किया गया कि ये जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की वो सेम नहीं है, यानी वो इंक्रीज करती है 0 टू मैक्सिमम एंड डिक्रीज करती है मैक्सिमम टू 0। ये कब? एक साइंटिस्ट आए, पोली नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया 1930 के अंदर कि एक पार्टिकल होते हैं एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं। वो जो एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं? वो भी साथ में इस न्यूट्रॉन, यानी जब ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है, तो साथ में वो एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल भी एमिट होते हैं। और वो जो वेरिएशन है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में, वो किसकी वजह से होता है? एंटी न्यूट्रिनो की वजह से। यानी जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी तो उस टाइम एंटी न्यूट्रिनो की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी उस टाइम एंटी न्यूट्रिनो की एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं? इस एंटी न्यूट्रिनो के साथ इंटरेक्ट करता है, और एंटी न्यूट्रिनो के साथ इंटरेक्ट जिस फोर्स की हेल्प से करते हैं वही फोर्स आपका क्या है? वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। वही क्या है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। और ये जो एंटी न्यूट्रिनो बनता है ये थोड़े से टाइम के लिए बनता है, तो इसी वजह से ये कहा जाता है कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ऐसे पार्टिकल्स के बीच में लगता है जिसका जो लाइफ टाइम है वो क्या है? शॉर्ट है। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी बतानी है। जैसे एक प्रॉपर्टी यही है कि ये लगता किसके बीच में है? अभी हमने बोला ऐसे पार्टिकल जिनकी लाइफ टाइम शॉर्ट है, यानी इट इज एक्टिंग बिटवीन लेप्टॉन्स एंड लेप्टॉन्स और लेप्टॉन्स के बीच में, और लेप्टॉन्स एंड मिजॉन्स इनके बीच में लगता है। अब ये क्या होते हैं? जो टोटल पार्टिकल होते हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, यानी एलिमेंट्री पार्टिकल बोलते हैं हम इनको।
एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स में जो पहला होता है वो होता है बारियॉन। इसके अंदर आपके कौन आते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन आते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो सेकंड होता है वो होता है मिजॉन्स। मिजॉन्स के अंदर आपके कौन आते हैं? पायोन्स एंड कायोन्स। ठीक है। और थर्ड जो होता है वो होते हैं आपके, जो थर्ड एलिमेंट्री पार्टिकल है वो होते हैं लेप्टॉन्स। और लेप्टॉन्स के अंदर कौन होते हैं? एक तो होते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और देयर पार्टिकल्स, देयर मासेस पार्टिकल्स, यानी जो इनके आउटर पार्ट्स होते हैं वो भी इसके अंदर होते हैं। अब हमने लिखा है इट इज एक्टिंग बिटवीन लेप्टॉन्स एंड लेप्टॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स और एंटी न्यूट्रिनो के बीच में लग रहा था, तो ये दोनों क्या है? लेप्टॉन्स। लेप्टॉन्स एंड मिजॉन्स यानी पायोन्स और कायोन्स के बीच में और लेप्टॉन्स के बीच में भी ये फोर्स लगता है। और ये जो पार्टिकल है वो कुछ टाइम के लिए, क्योंकि आपने पढ़ा है कि हमारे पास जो एटम होते हैं उसके अंदर दो ही टाइप, तीन पार्टिकल्स हैं। कौन कौन से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। बट उसके अलावा भी होते हैं, लेकिन उनकी जो लाइफ टाइम होती है वो क्या होती है? शॉर्ट लाइफ टाइम होती है। ठीक है। सेकंड, ये जो फोर्स होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्गर होता है। कितना स्ट्रॉन्गर होता है? इट इज 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना स्ट्रॉन्गर होता है? 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। और ये जो फोर्स है अभी अभी हमने देखा है किसके अंदर लग रहा है? इनसाइड द न्यूक्लियस, यानी साइज बहुत ही कम यूज कर रहे हैं, डिस्टेंस कम यूज कर रहे हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं इट इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स। ये क्या होता है? एक शॉर्ट रेंज फोर्स भी होता है। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स ऐसे पार्टिकल्स के बीच में लगता है जिनका जो लाइफ टाइम है वो क्या हो? कम हो। और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि ये लेप्टॉन्स और मिजॉन्स के बीच में लगता है। सेकंड, ये 10⁻25 टाइम स्ट्रॉन्गर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, और ये क्या होता है? शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। ठीक है जी। उसके बाद जो हमारा थर्ड है वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो देखिए क्या है आपका थर्ड फोर्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ किस किस का कॉम्बिनेशन होता है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सिंपल सा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन टू स्टैटिक चार्जेस, यानी जो चार्ज रेस्ट में हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स आपको पता है मैग्नेट्स के अंदर दो पोल होते हैं, एक साउथ और एक नॉर्थ, यानी दो पोल्स के बीच में, टू पोल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेट, कि किसी मैग्नेट के जो दो पोल्स होंगे उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है जी। यानी इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि जब जो चार्ज एट रेस्ट है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। और जब चार्ज इन मोशन होता है, तो वो क्या देता है? मैग्नेटिक फील्ड देता है। क्या देता है?
मैग्नेटिक फील्ड देता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को देने के लिए एक लॉ यूज किया गया, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, जो कूलम्ब्स लॉ था वो क्या था, उसके अंदर क्या बोला गया, मान लीजिए आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं जिनके जो चार्जेज हैं, इसका जो चार्ज है वो Q1 हमने कंसिडर कर लिया, इसका जो चार्ज है वो हमने Q2 कंसिडर कर लिया। तो क्या हुआ, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो क्या मान लिया हमने, R कंसिडर कर लिया। तो जो ये फोर्स इनके बीच में लगेगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, यानी इनका जो चार्जेस है उनके प्रोडक्ट के क्या हो जाएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और क्या हो जाएगा, जो उनका डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं जब आप इन दोनों फोर्सेस को कंबाइन, दोनों टर्म्स को कंबाइन करते हैं तो क्या होगा, कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जैसे आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर भी किया था वैसे यहां पर है। तो क्या होगा, F इज इक्वल टू, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर आप एक कांस्टेंट का यूज करते हैं K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। यहां पर ये जो K होता है, K की जो वैल्यू है वो क्या होती है, 9 इंटू में 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। और ये जो K है एक्चुअली में ये किसके बराबर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जिसकी वैल्यू क्या होती है, ये 9 इंटू में 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब का स्क्वायर, ठीक है। और ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ठीक है। आगे हायर क्लासेज में आप पढ़ोगे, 12th क्लास के अंदर आपके पास ये पूरी की पूरी एक यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर, जिसके अंदर आपको इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। हमारा काम सिर्फ यही है कि यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास बुक्स हैं, 2 बुक्स हैं, आपने ऐसे 2 बुक्स को रखा। अब ये जो 2 बुक्स हैं ये क्या होंगी, जो इसके एटम है और जो इसके एटम है वो क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। जैसे मान लीजिए एक बुक ये है और एक बुक ये है, तो क्या होगा, इसके एटम फोर्स लगाएंगे अपवार्ड डायरेक्शन में और इसके एटम फोर्स लगाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। और ये जो फोर्स होगा वो क्या होगा, प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट के क्या लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा। क्या लगेगा, प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर लगेगा। तो ये जो फोर्स है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अच्छा, दूसरा, और ये ऐसा ही एक फोर्स और है, क्या है, जब आपने इन दोनों को कांटेक्ट में रखा तो क्या होगा, अब ये क्या करेगा, ऐसे मूवमेंट भी करेगी। अगर आप बुक को मूवमेंट करवाओगे तो फ्रिक्शन की होगा, और उस फ्रिक्शन की वजह से क्या लगेगा, जो फोर्स लगेगा वो ऐसे प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट के क्या लगेगा, पैरेलल में लगेगा। प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट के क्या लगेगा, पैरेलल में, यानी ये तो एटम्स के बीच में ऐसे लगा, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कैसे लगेगा, प्लेन ऑफ जो कॉन्टैक्ट है उसके पैरेलल में लगेगा। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग के अंदर आपका क्या होता है, एक्सटेंशन होता है, कंप्रेशन होता है, तो आप वहां से भी आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने पढ़ा है कि हम हर एक फोर्स की क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो यहां पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसकी भी प्रॉपर्टी हम देखेंगे। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसकी प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी, जैसे आपको पता है चार्ज 2 टाइप के हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जब सेम चार्ज आप ले रहे हो तब तो रिपल्सिव फोर्स लगता है, और जब आप अपोजिट चार्ज लेते हो तो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर। इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, या तो अट्रैक्टिव हो सकता है या फिर रिपल्सिव हो सकता है। सेकंड, ये जो फोर्स है ये क्या करता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से और वीक न्यूक्लियर फोर्स से दोनों से ही क्या होता है, ज्यादा पावरफुल होता है। तो कितना पावरफुल होता है, इट इज 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर
देन किससे स्ट्रोंगर है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, रफ कर देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड 10⁻11 टाइम्स स्ट्रोंगर देन वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स से कितना स्ट्रोंगर होता है? 10⁻11 टाइम्स स्ट्रोंगर होता है। उसके बाद आपने देखा कि जो फॉर्मूला आपके पास आया था कोलंबियन फोर्स के लिए, ये क्या था? 1/4πε0 यानी के की वैल्यू Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यहां पर आपके पास क्या है कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और जैसे मैंने पहली वीडियो में भी बताया था आपको कि जब कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या हो जाती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो उसको क्या बोलते थे? इनवर्स स्क्वायर लॉ को वो क्या कर रही है? ओबे कर रही है। तो ये क्या करती है? इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, कि ये क्या करती है? इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। जैसा ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर आपने पढ़ा था कि वो क्या था? एक सेंट्रल फोर्स, ऐसे ये भी क्या होता है? एक सेंट्रल फोर्स। इट इज ए सेंट्रल फोर्स, यानी सेंटर टू सेंटर लगता है। वन बॉडी टू का जो सेंटर है, दूसरी बॉडी का जो सेंटर है उसके सेंटर से सेंटर पे लगेगा। इट इज ए सेंट्रल फोर्स। और कंजर्वेटिव भी पढ़ा था आपने, तो ये क्या होता है? इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। और ये जो फोर्स होता है वो क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स भी होता है। हमने अभी तक पढ़ लिया है आपने ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और ये हमारी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की प्रॉपर्टी, यानी इसका जो नेचर होता है वो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव में से कुछ भी हो सकता है। और इसके लिए एक स्पेशल वर्ड भी आप यूज करते हो, इंट्रैक्शन। दैट्स मीन्स कि आप अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है और वो रिपल्सिव भी। और ये जो फोर्स है वो क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स दोनों से ही स्ट्रॉन्गर होता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है, सेंट्रल फोर्स होता है और कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, तो एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद हम करते हैं आगे। चलिए जी, हो गया नोट। उसके बाद जो हमारा लास्ट है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये हमारा लास्ट फंडामेंटल फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, जैसे नाम से ही पता लग रहा है स्ट्रॉन्ग यानी पावरफुल है, तो ये सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्स है। ये किसके बीच में लगता है? इट इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। जो न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगे, न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लग सकता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में। यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज एक्टिंग किस किस के बीच में? प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। तो इनके बीच में ये फोर्स लगता है। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लगेगा वो भी आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगेगा वो भी आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो आपका फोर्स लगेगा वो भी आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इसको आप एक अनदर वे से भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? इट इज द फोर्स विच कंबाइन, कंबाइन लिखो या बाइंड लिखो, जो भी आपका मन करे। इट इज द फोर्स विच बाइंड द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बाइंड करके रखे, उस फोर्स को भी आप क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। या वो फोर्स, इट इज द फोर्स विच बाइंड द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। जो उनको बांधे रखता है इनसाइड द न्यूक्लियस, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये जो फोर्स लगता है, आपको पता है इसकी प्रॉपर्टीज आपको निकालनी है। आपको पहले ही बोल दिया कि ये जो फोर्स है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यानी बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाएगा ये प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रॉन्ग
न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए प्रॉपर्टीज लिखनी है आपने। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, सबसे ज्यादा पावरफुल है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। नेचर का सबसे पावरफुल जो फोर्स है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। सेकेंड, और कितना पावरफुल है, अब ये जो तीनों आपने पढ़ लिए हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उन सबसे पावरफुल है। तो कितना पावरफुल है उनसे, इट इज 10⁻38 10⁻38 टाइम्स स्ट्रोंगर देन, किससे स्ट्रोंगर है, स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड 10⁻13 टाइम्स स्ट्रोंगर देन किससे स्ट्रोंगर है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स से कितना स्ट्रोंगर है, 10⁻13 टाइम्स। एंड और थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से कितना रहेगा, 10⁻2 टाइम्स स्ट्रोंगर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उससे कितना होता है, 10⁻2 टाइम्स स्ट्रोंगर होता है। थर्ड प्रॉपर्टी, अब ये इनसाइड द न्यूक्लियस लगता है और इनसाइड द न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस का साइज क्या बहुत ही कम है, तो इट इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स। इट इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स। ये जो होता है वो क्या होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। फोर्थ, ये जो फोर्स होता है वो उसमें कोई सेंटर नहीं यूज हो रहा है किसी का, तो इट इज ए नॉन सेंट्रल फोर्स। इट इज ए नॉन सेंट्रल फोर्स, कि ये कोई सेंट्रल फोर्स नहीं है, ना ही ये कंजर्वेटिव होता है। इट इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, यानी कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता है। और भी आप लिख सकते हैं, जैसे आपने देखा कि ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लग रहा है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लग रहा है, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो ये जो फोर्स है वो चार्ज पे भी डिपेंड नहीं करता। लिख सकते हैं, इट डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। चार्ज पर भी ये डिपेंड नहीं करता। यानी जो आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो क्या होता है, न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और ये जो फोर्स है वो क्या होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है किससे, ग्रेविटेशनल से। 13 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स से, और 10⁻2 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, क्यों, क्योंकि ये इनसाइड द न्यूक्लियस ही लगता है, और न्यूक्लियस का साइज जैसे आपको पता भी है 10⁻⁻15 मीटर होता है, तो बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स है। नॉन सेंट्रल फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, और ये क्या करता है, चार्ज पे भी डिपेंड नहीं करता। अगर आपको ये चारों फोर्सेज का रिलेशन एक साथ देखना है तो कैसे देखेंगे, Fg ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशो, वीक न्यूक्लियर फोर्स का रेशो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके साथ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इनका जो रेशो आता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स 1, ये कितना पावरफुल था, 10⁻25, तो 10⁻25 रेशो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना था ग्रेविटेशनल से, 10⁻36, और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो कितना है, 10⁻38। तो ये आपका क्या आ गया, इन फोर्सेस के बीच में रिलेशन आ गया कि इनकी जो वैल्यू के बीच में कितना क्या रिलेशन होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कीजिए लाइक, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को कीजिए शेयर, और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद।